नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम करंट अफेयर सीरीज में 17 मई से लेकर 20 मई तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जो पहली न्यूज है वो भारतीय निर्यात संगठन महासंघ यानी FIEO के एक आकलन से संबंधित है। तो FIEO ने इस आकलन में कहा है कि जो भारतीय निर्यात है उसमें 20% की गिरावट दर्ज की गई है। अब विस्तार से देख लेते हैं इस न्यूज को। तो 19 मई 2020 को भारतीय निर्यात संगठन महासंघ ने बताया कि भारत के निर्यात में 20% की गिरावट आई है। इस संगठन के अनुसार यह राशि लगभग 50-60 बिलियन डॉलर है। निर्यातकों के शीर्ष निकाय ने ये कहा है कि MEIS योजना के तहत अतिरिक्त 2% की सहायता प्रदान करने की बात कही है। अब जो MEIS योजना है ये निर्यातकों को हानि होने की स्थिति में आर्थिक पैकेज के रूप में उनको सहायता देने के लिए है, ताकि उनका जो है व्यापार घाटा ना बढ़े और वो उसमें जो निर्यात है उसमें अपना प्रॉफिट और देश की अर्थव्यवस्था में उस प्रॉफिट की भूमिका है और जो भागीदारी है उससे योगदान दे सके। और दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना है कि जो MEIS योजना है ये भारतीय विदेश व्यापार नीति, जो लेटेस्ट विदेश व्यापार नीति लाई गई थी उसके अंतर्गत इस योजना को लागू किया गया था। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो जो भारतीय विदेश व्यापार नीति है, जो लेटेस्ट वाली विदेश व्यापार नीति है वो कब जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज पे चर्चा करते हैं। अगली न्यूज BCG वैक्सीन पर ICAMR के क्लिनिकल परीक्षण से संबंधित है। अब देखिए कोविड-19 से संबंधित ये जो तथ्य है, अब इसमें BCG वैक्सीन पर ही क्यों ये परीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि विगत दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि जो BCG वैक्सीन है इसका जिन देशों में टीकाकरण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से इस वैक्सीन को शामिल किया गया है उन देशों में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर कम देखी गई है, जबकि जिन देशों में ये BCG वैक्सीन अनिवार्य टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है उनमें मृत्यु दर कोविड-19 से मरने वालों की ज़्यादा थी, जिनमें यूरोपीय देश थे, USA था। जबकि भारत जैसे जो देश हैं जिन्होंने अपने टीकाकरण कार्यक्रम में BCG को ऑलरेडी पहले से स्थान दिया है उन देशों में मृत्यु दर कम रही है। इसीलिए ICAMR इस प्रकार का क्लिनिकल परीक्षण कर रहा है। अब आप लोगों को ये जो फैक्ट लिखे हुए हैं यहाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मुख्य मुद्दा था वो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज नेशनल टेस्ट अभ्यास एप्लीकेशन से संबंधित है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्य बिंदु इस मोबाइल एप्लीकेशन को ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन उम्मीदवारों को JEE मेंस, नीट आदि जैसे परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लेने में मदद करेगा। दोस्तों अगली न्यूज हम लोग देख लेते हैं। अगली न्यूज विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 की हैंडलिंग में स्वतंत्र जांच करवाने से संबंधित है। अब कोविड-19 की जो हैंडलिंग हो रही है उसमें स्वतंत्र जांच की बात क्यों आ रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये देखा गया है कि विगत समय में जब से कोविड-19 का ब्रेकआउट हुआ है तब से USA और चाइना द्वारा एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है कि इन लोगों ने इस वायरस को जन्म दिया है। अमेरिका ने चाइना पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं और चाइना ने अमेरिका पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसकी स्वतंत्र जांच के लिए घोषणा की है। ये उसके कुछ तथ्य हैं इससे संबंधित। तो रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स ये लॉन्च करेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, और यही इसका उद्देश्य कि अंतर्राष्ट्रीय दोषारोपण को समाप्त किया जाएगा, ऐसी मंशा है WHO की। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज भारतीय रेलवे द्वारा पहले 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के परिचालन से संबंधित है। भारत ने इसका परीक्षण किया है। तो भारतीय रेलवे ने पहले 12,000 HP इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया। इस लोकोमोटिव का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा किया गया था। इस लोकोमोटिव का निर्माण बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में किया गया है। यह 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति पर होगा। अब भारत द्वारा जो अगली न्यूज़ है वो भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, जो कि फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के पुनर्वास से संबंधित है, तो इसमें भारत द्वारा $2 मिलियन की सहायता जो दी गई है उससे संबंधित है। इसको विस्तार से देख लेते हैं।
तो 19 मई 2020 को भारत ने फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण में मदद करने के लिए UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की राहत सहायता प्रदान की। इस सहायता राशि का उपयोग शरणार्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों में किया जाएगा। अगली न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ नेपाल द्वारा नए मानचित्र में काला पानी को शामिल करने से संबंधित है। तो क्योंकि भारत द्वारा विगत समय में भारत द्वारा पिछले साल अपना नया मानचित्र जारी किया गया था, तो उसमें काला पानी को अपने मानचित्र में शामिल किया गया था और दर्शाया गया था। तो नेपाल द्वारा इस नए मानचित्र में काला पानी को शामिल करने की जो स्थिति है, उसको नेपाल द्वारा भारत के पिछले साल आए उस मानचित्र के प्रतिक्रिया के रूप में ही इसको देखा जा रहा है। दोस्तों, अच्छा दोस्तों, ये जो काला पानी की जो लोकेशन है, पहले ये फैक्ट देख लेते हैं, फिर इसकी बात बताते हैं कि इसमें क्या मतलब दिक्कत आ रही है। कि जो 19 मई को नेपाल ने एक नए मानचित्र को मंजूरी दी जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के क्षेत्र शामिल है। हालांकि भारत द्वारा इन क्षेत्रों पर दावा किया गया है। अक्टूबर 2019 में भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें लिपुलेख और काला पानी को शामिल किया गया था। तो उसी की प्रतिक्रिया के रूप में इस नेपाल के नए मानचित्र को देखा जा रहा है। तो दोस्तों, होता क्या है कि कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे नदियाँ दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती हैं। तो वहाँ कभी कभी नदियों का जो रास्ता है उसमें बदलाव की वजह से विवाद की स्थिति पैदा होती है। अब चूंकि नदी द्वारा निर्धारित की जा रही है सीमा, तो देशों के उसमें अलग अलग देशों के अलग अलग दावे होते हैं। जैसे जो आपकी जो काला पानी की स्थिति है, वो आप यहाँ से समझ लीजिए, मान लीजिए ये काला पानी वाला क्षेत्र है। तो इसमें यहाँ ये नदी द्वारा मान लीजिए सीमा निर्धारित है। इस तरफ इंडिया है, इस तरफ नेपाल है। तो स्थिति ये होती है, ये मान लीजिए नदी है। तो ये कभी कभी ये स्थिति हो जाती है कि नदी द्वारा रास्ता बदल दिया जाता है। कभी इस तरह से हो जाती है, तो ये नीचे वाली जो स्थिति है वो नेपाल में आ गई। और अगर कभी कभी ऐसी आ गई इस नदी का जो मार्ग है, अगर वो इस तरह से हो गया तो ये पूरा भाग भारत के अंदर आ गया। तो कुछ ऐसे ही कंडीशन वहाँ बन जाती है। हालांकि निर्विवाद रूप से काला पानी जो क्षेत्र है वो भारत का ही हिस्सा रहा है। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ पे चर्चा करते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो मॉडर्ना जो कंपनी है अमेरिका की, मेडिकल साइंस से संबंधित, उसके द्वारा जो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन के परीक्षण शुरू किए गए हैं उनके सकारात्मक परिणाम दिखाने से संबंधित है। तो अमेरिका स्थित फर्म मॉडर्ना के कोविड-19 वैक्सीन ने सकारात्मक परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। इसे एक बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है क्योंकि यह पहला वैक्सीन है जिसने वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार की है। संयुक्त राष्ट्र में वैक्सीन प्राप्त करने वाले लगभग 8 लोगों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। दोस्तों, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ 20 मई को मनाए जाने वाले विश्व मधुमक्खी दिवस से संबंधित है। तो 20 मई को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वो स्लोवेनियाई एपीकल्चर के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार की थीम में मधुमक्खियों को बचाओ। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य मधुमक्खी और अन्य परागणकों जैसे पराग चिड़िया, तितली, चमगादड़, हमिंगबर्ड आदि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ चरण पादुका पहल से संबंधित है जो कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके तहत प्रवासी श्रमिक जो मध्य प्रदेश राज्य से गुजर रहे हैं उनको जूता और चप्पल की उपलब्धता से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वो चरण पादुका के रूप में चप्पल हैं और जूते हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि उनको यात्रा करने में सहूलियत हो।
दोस्तों अगली न्यूज देख लेते हैं। अगली न्यूज, नाबार्ड द्वारा खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए 20,500 करोड़ रुपए के फंड जारी करने से संबंधित है। तो दोस्तों 18 मई 2020 को नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। यह फंड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के लिए फ्रंट लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा। खरीफ संचालन में किसानों की मदद करने और उनकी प्री मानसून तैयारियों के लिए यह धनराशि जारी की गई है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को ये याद रखना है, चूँकि वैसे आमतौर पे तो MPPSC में ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी से संबंधित नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये देख लेना है, क्योंकि आज़ादी के बाद जो आर्थिक विकास हुआ उससे संबंधित क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं इकोनॉमिक्स सेक्शन के अंतर्गत। तो उसी में नाबार्ड भी है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। साथ ही नाबार्ड किन निकायों को फंड की उपलब्धता करता है। हालांकि इसमें 2 निकाय तो स्पष्ट दिख रहे हैं इस स्लाइड में, सहकारी बैंक है और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक है। अब दोस्तों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि नाबार्ड की स्थापना किस सन में हुई थी। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ भारत द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में भाग लेने से संबंधित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो सभा है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था है। इसी की बैठक में भारत द्वारा शामिल हुआ गया था। विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। कोविड-19 के अलावा विश्व स्वास्थ्य सभा ने ग्लोबल वैक्सीन प्लान, पोलियो उन्मूलन और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को संबोधित किया। अब दोस्तों ये जो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हैं, ये ऐसे रोग हैं जिनकी उपेक्षा की जा रही है। मतलब इसका ये है कि इन रोगों पे ज़्यादा शोध नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये दुर्लभ तरीके से हो जाते हैं। केवल एक क्षेत्र में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जनसंख्या को ही प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा शोधकार संपन्न अभी तक नहीं किए गए हैं, जो कि इनसे होने वाली एक हानि का कारण है। अगला तथ्य देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत के भाग लेने से संबंधित। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, उनको WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह 22 मई को पदभार ग्रहण करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कोविड-19 से मुकाबले में डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। WHO अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ भारत सरकार द्वारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सेकतकर समिति की सिफारिश थी उनको लागू करने से संबंधित है। दोस्तों सेकतकर समिति है वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, साथ ही भारत के डिफेंस फोर्सेस में सुधार से संबंधित भी है। ये लेफ्टिनेंट जनरल थे इंडियन आर्मी में। तो भारत सरकार द्वारा इस समिति की जो सिफारिशें थी उनको लागू किया गया है। समिति की सिफारिश के आधार पर ही भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले कार्यों को निष्पादित करने के लिए इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध को अपनाया है। अगली न्यूज़ भारत और विश्व बैंक से संबंधित है। जो सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रवासी मजदूर जो अपने घर पर आए हैं और क्वारंटाइन हैं और तत्काल उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो अपनी आजीविका कैसे चलाएं या जो है भूखे पेट ना सोएं, तो उनके लिए $1 बिलियन की जो ऋण की व्यवस्था थी वो विश्व बैंक द्वारा सहयोग के रूप में की गई थी। तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा इस पर $705 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये $1 बिलियन की सहायता का ही एक भाग है। तो चलिए दोस्तों अगले न्यूज़ पे चर्चा करते हैं। अगली न्यूज़ अमेरिका द्वारा भारत को वेंटिलेटर प्रदान करने से संबंधित है। तो ये वेंटिलेटर इसलिए प्रदान किए जा रहे हैं कि क्योंकि भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात की जाने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर निर्यात पर जो प्रतिबंध था वो हटा लिया गया था और अमेरिका को उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी। इसलिए अमेरिका ने भारत को वेंटिलेटर देने पर सहमति दी है। अगला फैक्ट है बुंडेसलीगा से संबंधित है।
कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली विश्व की पहली खेल प्रतियोगिता है। देखिए दोस्तों, ये खेल और खिलाड़ी के सेक्शन के हिसाब से महत्वपूर्ण है, जो कि MPPSC में पूछा जाता है, खेल खिलाड़ी का सेक्शन। तो याद रखना है कि विश्व की जो पहली खेल प्रतियोगिता कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू हुई थी, वो थी बुंडेसलीगा। बुंडेसलीगा जर्मनी में हुई थी। मुख्य बिंदु, हालांकि खेल स्पर्धा शुरू हो रही हैं, लेकिन उन्हें उसी तरह नहीं खेला जाएगा। बुंडेसलीगा खेल खाली स्टेडियम के साथ शुरू हुआ। सप्ताह में 2 बार खिलाड़ियों का परीक्षण भी किया जाएगा। अब दोस्तों, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि बुंडेसलीगा जो खेल है, ये किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। अगली न्यूज़ पे चर्चा करते हैं। अगली न्यूज़ मिशन गगनयान से संबंधित है, जिससे संबंधित तथ्य ये है कि इसरो द्वारा स्थानीय स्टार्टअप्स की प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा इस मिशन में। यानी जो भारत में स्थानीय स्तर पर जो मैन्युफैक्चरिंग इकाई है और जो गगनयान मिशन जैसे मिशन से संबंधित इंस्ट्रूमेंट या उपकरण जो बनाती हैं, तो उनका उपयोग इसरो द्वारा किया जाएगा स्थानीय स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, जो कि भारत के स्टार्टअप्स उद्योग में जो है फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये उससे संबंधित फैक्ट हैं कि चिन्हित की गई प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और दवा, जीवन समर्थन प्रणाली, आवास, थर्मल संरक्षण प्रौद्योगिकियाँ और विकिरण विरोधी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। इसरो इस मिशन में भाग लेने वाली कंपनियों के साथ अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाएगा। अगला तथ्य देख लेते हैं। तो अगला तथ्य सुपर अर्थ ग्रह की खोज से संबंधित है। जो सुपर अर्थ ग्रह है, ये ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी जैसे आकार प्रकार के हैं, इनका घूर्णन अक्ष है और जिनकी परिक्रमा काल है, जो उनके सूरज का जो परिक्रमा करती हैं सूरज की, उसका जो परिक्रमा काल है वो लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा सुपर अर्थ की खोज की गई है। इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं। सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। इस ग्रह का जो मेजबान तारा है वो सूर्य का द्रव्यमान का उसका 10% है। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ भारतीय सेना द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी लागू करने से संबंधित है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न देश की बेरोजगारी से लड़ने में मदद करने के लिए भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी की है या लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च अभी की नहीं है। टूर ऑफ ड्यूटी भारतीय सेना में अधिकारियों और सैनिकों के रूप में काम करने के लिए युवाओं को 3 साल की इंटर्नशिप है। इससे दोस्तों कई प्रकार के फ़ायदे रहेंगे कि भारतीय समाज में जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित जो सजगता की ज़रूरत है वो आ जाएगी, क्योंकि जब देश के लगभग हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति अगर आर्मी में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो डिफेंस के क्षेत्र में स्किल्ड रहेगा, और अगर वो डिफेंस के क्षेत्र में स्किल्ड रहेगा तो वो सजग रहेगा और देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उनके बारे में सजग रह के वो लॉ एंड ऑर्डर में मदद कर सकता है और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही वो 3 साल की नौकरी के बाद जब वो घर आएगा तो वो अन्य प्रकार के रोजगार में भी संलिप्त हो सकता है और अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकता है, जैसे गार्ड हुआ या कोई सिक्योरिटी कंपनी में काम करने की बात हो। तो इस लिहाज से ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगले न्यूज़ पे चर्चा करते हैं। तो अगली न्यूज़ है वो अम्फान चक्रवातीय तूफान से संबंधित है। तो जो अम्फान चक्रवातीय तूफान था, ये गंभीर चक्रवातीय तूफान में परिवर्तित हो गया है। तो 17 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्फान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। यह चक्रवात 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों को पार करेगा। इसने पार किया है, आज हम लोग 21 मई को डिस्कशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF ने पश्चिमी बंगाल में 7 और उड़ीसा में 10 टीमों को राज्य सरकार की सहायता तथा राहत उपायों में मदद करने के लिए तैनात किया है। अब दोस्तों आप लोगों को ये बताना है कि जो अम्फान चक्रवात है, इसको अम्फान नाम किस देश ने दिया है। क्योंकि हिंद महासागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, इनको हिंद महासागर के तटीय देशों द्वारा क्रम से एक निश्चित क्रम में इनको नाम दिए जाते हैं। कभी बांग्लादेश है, कभी म्यांमार, कभी पाकिस्तान, कभी भारत, कभी ओमान, कभी यमन। तो इस प्रकार की व्यवस्था देशों की सहमति द्वारा तय की गई थी।
अब दोस्तों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसको बनने के लिए या इसको उत्पन्न करने के लिए समुद्री सतह के तापमान का कितने डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ पे चर्चा करते हैं। अगली न्यूज़ NDMA द्वारा MNMIS राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित करने से संबंधित है। तो 16 मई 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लॉन्च की। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी है। यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी श्रमिकों की सुगम आवाजाही के लिए अंतर्राज्य संचार में मदद करेगा। इस पोर्टल से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ ARCI वैज्ञानिकों द्वारा अगली पीढ़ी के बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट से विकसित करने से संबंधित है। अब ये जो मेटल इम्प्लांट क्या होता है, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो मेटल इम्प्लांट होता है, जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, उसकी कोई हड्डी टूट जाती है, तो उसके अंतर्गत जो उसका ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें शरीर में कुछ छड़ डाल दी जाती है और बाद में क्या होता है कि जो छड़ डली रहती है ये परमानेंट हो जाती है और निकाली नहीं जाती है कभी। इसलिए वैज्ञानिकों ने बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट विकसित किया है कि इस मेटल से जो बायोडिग्रेडेबल मेटल से जो बना हुआ इम्प्लांट रहेगा, जो इम्प्लांट किया जाएगा बायोडिग्रेडेबल मेटल से बनी हुई चीज़, मान लीजिए छड़ ही है, तो वो एक निश्चित समय बाद हड्डी जुड़ने के साथ साथ ही वो भी डिग्रेडेबल होता जाएगा और बाद में नॉर्मल कंडीशन उसमें हो जाएगी और अलग से कोई छड़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विस्तार से देख लेते हैं क्या है ये। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ पाउडर धातु विज्ञान और नई सामग्री के लिए उन्नत अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने नए बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट विकसित किए हैं। इन इम्प्लांट्स को आयरन मैग्नीज मिश्र धातु से तैयार किया गया है। यह मिश्र धातु बायोडिग्रेडेबल ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपण अनुप्रयोगों और स्टेंट बनाने के लिए कार्य करेगा। दोस्तों अगली न्यूज़ देख लेते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस से संबंधित है, जो कि 18 मई को मनाया गया है। समाज के विकास में संग्रहालय कितने महत्वपूर्ण है, इस पर जागरूकता बढ़ाने हेतु 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 2020 का विषय म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन था। पृष्ठभूमि क्या है इसकी। 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान और संस्कृतियों को बढ़ावा देना है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ सिक्किम के 45वें राज्य दिवस मनाने से संबंधित है। 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया। प्रतिवर्ष 16 मई को सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है क्योंकि 1975 में इसी दिन यह राज्य अस्तित्व में आया था। इतिहास 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद सिक्किम ने भारत के साथ रक्षा का दर्जा प्राप्त करना जारी रखा और बाद में रेफरेंडम में भी वहाँ की जनता ने भारत गणराज्य में शामिल होने के लिए सहमति दी था। जो एक संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 1975 में सिक्किम को बाकायदा भारत का एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। अब दोस्तों आप लोगों को ये बताना है कि सिक्किम के भारत में विलय से संबंधित जो संवैधानिक संशोधन हैं उनके क्रम क्या हैं, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूर्ण होने से संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है मई 2016 में लागू की गई थी। इस योजना ने अपने कार्यान्वयन के 4 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है। इस योजना के तहत लगभग 8432 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ पे चर्चा करते हैं। अगली न्यूज़ अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस को मनाने से संबंधित है, जो कि 16 मई को मनाया गया है। प्रतिवर्ष 16 मई को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 1960 में लेजर के पहले सफल ऑपरेशन को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। पहला सफल लेजर ऑपरेशन एक इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थियोडोर मैमन द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।